कक्षा 9 से 12 एवं रीट में संस्कृत व्याकरण के सामान्य अध्ययन के लिए सम्यक संस्कृत क्लासेज चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक के करें बाद एवं अब हम शेयर पढ़ने करें। वाले हैं रुत्व संधि के। रुत्व संधि में विसर्ग के स्थान पर रह कर दिया जाता है। कहाँ पर करते हैं, कैसे करते हैं, आओ देखें। रुत्व संधि में विसर्ग के इस तरफ का वर्ण अ या आ नहीं होगा और उसके अलावा कुछ भी हो सकता है। मतलब या तो वो ई हो सकता है, या ऊ हो सकता है, या ए हो सकता है, या ओ हो सकता है, या री हो सकता है, या लरी हो सकता है। इनमें से कोई सा भी स्वर हो सकता है। मतलब विसर्ग के पहले वाला जो स्वर हो वो अ या आ को छोड़कर कोई सा भी स्वर हो सकता है, और विसर्ग के बाद कोई सा भी स्वर हो सकता है, या फिर वर्ग का तीसरा, चौथा और पांचवा वर्ण और है, य, व, र, ल, इनमें से कोई सा भी हो सकता है। ये रुत्व संधि का फॉर्मूला है। हम रुत्व संधि के विषय में पढ़ रहे हैं। रुत्व संधि तो रुत्व संधि में क्या होगा, विसर्ग के पहले वाला वर्ण अ और आ को छोड़ है कोई सा भी स्वर हो सकता है, और बाद वाला वर्ण कोई सा भी स्वर हो सकता है, या फिर वर्ग का तीसरा, चौथा, पांचवा वर्ण, जैसे अभी पिछले वाली उत्तु संधि में भी था, वर्ग का तीसरा, चौथा, पांचवा वर्ण अथवा है, य, व, र, ल में से कोई सा भी हो सकता है। तो ऐसी स्थिति में हम विसर्ग को र में बदल देंगे। तो इसके उदाहरण देखते हैं। विधि ही प्लस एव। तो यहाँ पर विसर्ग के पहले ई है, ई हमको चाहिए थी, ए या आ नहीं होना चाहिए, और कोई सा भी स्वर हो सकता है, तो ई मिल गई। उसके बाद ए मिल गया, यानी कोई सा भी स्वर हो सकता है। तो ऐसी परिस्थिति में हम विसर्ग के स्थान पर रह कर देंगे। तो ये हो जाएगा विधि, विसर्ग के स्थान पर हमने रह कर दिया और सामने है एव। अब हो जाएगा ये, अब इनकी संधि कर देंगे तो ये हो जाएगा र में बाद वाला ए मिल जाएगा, तो रे व, विधि रेव। इसी तरह से मुनि ही प्लस इति। विसर्ग के पहले ई है, कोई सा भी स्वर हो सकता है, लेकिन अ या आ नहीं होना चाहिए। विसर्ग के बाद भी स्वर है, हमको स्वर चाहिए था, इधर अ या आ भी हो सकता है, सामने वाला स्वर। तो अब हम विसर्ग के स्थान पर रह कर देंगे, तो हो जाएगा मुनि, विसर्ग के स्थान पर रह कर दिया, सामने है इति। अब हम इनको मिलाएंगे, मुनि, र हलंत है, इसमें ई में मिल जाएगा, तो हो जाएगा री ती, मुनि रीति। इसी तरह से और उदाहरण हम देखते हैं। धेनु हूँ गच्छति। विसर्ग के उधर ऊ है, तो अ या आ को छोड़कर अन्य स्वर है। उसके बाद ग है, वर्ग का तीसरा वर्ण होता है ग, तो ये हो जाएगा धेनुर गच्छति। धेनु, विसर्ग के स्थान पर हमने रह कर दिया और गच्छति। अब इसको मिला देंगे हम, तो ये हो जाएगा धेनु, र व्यंजन है तो यहाँ ग के ऊपर चला जाएगा, तो इस तरह से हो गया धेनुर गच्छति। तो इस तरह से हमने रुत्व संधि के बारे में पढ़ा। रुत्व संधि की भी दो परिस्थितियां हैं। पहली परिस्थिति में इस तरफ अ या आ को छोड़कर किसी भी प्रकार का स्वर हो सकता है। इन तीनों उदाहरणों में यहाँ ई है, यहाँ ई है, या ऊ है। और बाद में किसी भी प्रकार का स्वर हो सकता है, या वर्ग का तीसरा, चौथा या पांचवा वर्ण हो सकता है, या है, य, व, र, ल में से कोई भी हो सकता है।
प्रत्येक स्थिति में विसर्ग के स्थान पर रह कर दिया जाएगा। तो किस तरह से किया इसको भी हमने देखा, कुछ और उदाहरण अभी आगे हम देखते हैं। आगे वाला उदाहरण है गुरुः प्लस जयति। इसके अलावा कपिः प्लस वदति। इसके अलावा भानुः प्लस असौ। तो अब हम इन उदाहरणों को देखने वाले हैं। विसर्ग के पहले उ है, यहाँ विसर्ग के पहले ई है और विसर्ग के पहले उ है, अ या आ नहीं होना चाहिए। विसर्ग के बाद ज है जो वर्ग का तीसरा वर्ण है, च वर्ग का, च छ ज। यहाँ विसर्ग के बाद व है तो वह भी हो सकता है, और यहाँ विसर्ग के बाद अ है तो ये स्वर है। तो अब यहाँ पर हम क्या कर देंगे, विसर्ग के स्थान पर सब जगह पर रह कर देंगे। तो गुरु विसर्ग के स्थान पर रह कर देंगे हम र, और जयति जयति। अब ये हलंत र है तो ये जय के ऊपर चला जाएगा, तो ये हो जाएगा गुरुर जयति, गुरुर जयति। इसी तरह से आगे वाले उदाहरण में विसर्ग के स्थान पर र हो जाएगा और वो हलंत र वह के ऊपर चला जाएगा, तो ये हो जाएगा कपिर वदति, कपिर वदति। इसी तरह से विसर्ग के स्थान पर र हो जाएगा और उस हलंत र में अ मिल जाएगा, तो हो जाएगा भानु रसौ, भानु रसौ। तो इस तरह से हमने ऋतु संधि के बारे में देखा। इसमें विसर्ग के इधर अ या आ के अलावा अन्य स्वर है, और सामने कोई सा भी स्वर हो सकता है या वर्ग का तीसरा चौथा पांचवा वर्ण हो सकता है। लेकिन दूसरी परिस्थिति एक इसी ऋतु संधि की है, उसमें विसर्ग के इस तरह अ भी हो सकता है, लेकिन वो अ अव्यय का होना चाहिए। यानी अगर किसी अव्यय का अ होता है तो उसको विसर्ग के स्थान पर वहां पर र हो सकता है। उसके उदाहरण में हम देखने वाले हैं। यानी विसर्ग के इस तरफ वाला वर्ण स्वर अ या आ नहीं होना चाहिए, लेकिन इस दूसरी परिस्थिति में विसर्ग के इस तरफ अ हो सकता है, लेकिन वो स्वर किसी अव्यय का होना चाहिए। यानी अगर अव्यय का अ हो, अव्यय का अ, अगर किसी अव्यय का अ हो, उसके बाद विसर्ग हो और उसके बाद अगर कोई सा भी स्वर हो और वर्ग का तीसरा चौथा पांचवा वर्ण हो और इस तरह से ये वर्ण हो, तो हम विसर्ग के स्थान पर र कर देंगे। का उदाहरण अब हम देखते हैं। पुनः है प्लस अत्र। तो ये पुनः है अव्यय है, यहाँ पर विसर्ग के पहले तो अ है, लेकिन ये किसी अव्यय का अ है। ये जो पुनः है ये अव्यय है। इसी तरह से प्रातः, प्रातः प्लस गच्छति। तो यहाँ पर विसर्ग के पहले अ है, यहाँ भी विसर्ग के पहले अ है, लेकिन ये दोनों अव्यय हैं। विसर्ग के बाद अ है और यहाँ विसर्ग के बाद ग है, तो ये वर्ग का तीसरा वर्ण है और ये स्वर है। तो यहाँ पर विसर्ग के स्थान पर र हो जाएगा, तो ये हो जाएगा पुनरत्र, पुनरत्र। इसी तरह से यहाँ हो जाएगा प्रातर गच्छति। विसर्ग के स्थान पर र हो जाएगा और ये हलंत र ग के ऊपर चला जाएगा, तो ये हो गया प्रातर गच्छति, प्रातर गच्छति। तो इस तरह से हमने ऋतु संधि में के बारे में पढ़ा। ऋतु संधि की दो परिस्थितियां होती है, विसर्ग के पहले अ या आ नहीं होना चाहिए और किसी भी प्रकार का स्वर हो सकता है, और विसर्ग के बाद कोई सा भी स्वर हो सकता है या वर्ग का तीसरा चौथा पांचवा वर्ण और है यह व ल में से कोई भी हो सकता है, तो विसर्ग के स्थान पर र करते हैं। दूसरी परिस्थिति में विसर्ग के पहले अ हो सकता है, लेकिन वो अगर किसी अव्यय का अ हो तो तब भी हम विसर्ग के स्थान पर। अब तक के पिछले वीडियो में हमने विसर्ग संधि को के 3 प्रकार के भेदों में के बारे में पढ़ा है। या तो हमने विसर्ग का स किया तो सतु संधि के बारे में पढ़ा, या फिर विसर्ग का उ होने वाली उतु संधि के बारे में पढ़ा, या फिर विसर्ग का र होने वाली ऋतु संधि के बारे में अब तक हमने पढ़ा है। अब इसी तरह विसर्ग संधि की एक चौथी परिस्थिति आती है, तब विसर्ग के स्थान पर कुछ भी आदेश नहीं होता है, बल्कि उस विसर्ग का लोप कर दिया जाता है। तो
लोप करने वाली वैसे 4-5 परिस्थितियां हैं, लेकिन कक्षा 10वीं तक के स्तर के लिए 2 प्रकार की परिस्थितियां बहुत महत्वपूर्ण है, जिन परिस्थितियों में विसर्ग का लोप कर दिया जाता है। तो इससे संबंधित हम पहली परिस्थिति के बारे में पढ़ेंगे। हम पढ़ने जा रहे हैं अभी विसर्ग का लोप। विसर्ग लोप, विसर्ग लोप, विसर्ग का लोप कहाँ होता है? उसकी पहली परिस्थिति है विसर्ग के पहले वाला वर्ण जो होगा वो होगा आ, यानी विसर्ग के पहले होगा आ, विसर्ग के पहले वाला पूर्व वर्ण होगा आ, और विसर्ग के बाद में किसी भी प्रकार का स्वर हो सकता है या वर्ग का तीसरा, चौथा, पांचवा वर्ण हो सकता है, या है, य, व, र, ल में से कोई सा भी वर्ण हो सकता है, क्योंकि ये सब के पहले, दूसरे और स, श, श इन वर्णों के अलावा बाकी के वर्ण हैं। क्योंकि विसर्ग के सामने अगर वर्ग का पहला दूसरा वर्ण होता है तो वहां तो स होता है विसर्ग के स्थान पर। तो उन वर्णों के अलावा बाकी जो भी वर्ण है वो ये हैं, और इनके पहले अगर आ हो, विसर्ग के पहले अगर आ हो, तो ऐसी परिस्थिति में इस विसर्ग के स्थान पर लोप कर दिया जाता है, मतलब विसर्ग को हटा दिया जाता है। तो बालाहा प्लस अत्र, विसर्ग के बाद स्वर है और विसर्ग के पहले आ है, तो ऐसी परिस्थिति में इस विसर्ग का लोप कर दिया जाएगा। तो ये हो जाएगा बाला अत्र, बाला अत्र। इसी तरह से छात्राहा, छात्राहा प्लस हसंती, छात्राहा हसंती, विसर्ग के पहले आ है, विसर्ग के बाद है, तो हमको है चाहिए भी था, तो ऐसी स्थिति में विसर्ग का लोप कर दिया जाएगा। तो ये हो जाएगा छात्रा हसंती, छात्रा हसंती। इसी तरह से ताहा, यानी वे सब गच्छन्ति, जाती है, वे सब जाती है। ताहा, विसर्ग के पहले आ है, विसर्ग के बाद ग है, वर्ग का तीसरा वर्ण है, तो विसर्ग का लोप हो जाएगा। तो हो जाएगा ता गच्छन्ति, ता गच्छन्ति। एक उदाहरण और देखते हैं। लताहा एदंते, यानी लताएं बढ़ती है। लताहा एदंते, विसर्ग के पहले आ है, बाद में स्वर है, तो स्वर हो सकता है, तो विसर्ग का लोप कर देंगे। तो ये हो जाएगा लता एदंते, एदंते। तो अभी हम विसर्ग का लोप कहाँ होता है इसके बारे में पढ़ रहे थे। पहली परिस्थिति थी विसर्ग के इस तरफ वाला स्वर आ होता है और विसर्ग के बाद किसी भी प्रकार का स्वर हो सकता है, वर्ग का तीसरा, चौथा, पांचवा वर्ण हो सकता है, या है, यह, व, र, ल में से कोई भी हो सकता है। तो ऐसी परिस्थिति में हम विसर्ग का लोप करते हैं। विसर्ग का लोप करने वाली एक दूसरी परिस्थिति और है, वहाँ पर भी विसर्ग का लोप होता है। विसर्ग का इस तरफ अ होता है, अगर अ हो और सामने किसी भी प्रकार का स्वर हो लेकिन वो अ नहीं हो, वो अ भिन्न स्वर होना चाहिए, चाहे वो ई हो, चाहे ऊ हो, चाहे ए हो, ऐसी स्थिति में भी विसर्ग का लोप कर दिया जाता है। तो राम है आगच्छति, राम आता है, राम है आगच्छति। राम है, विसर्ग के पहले अ है, तो अ के बाद विसर्ग मिल गया हमें, उसके बाद अभिन्न स्वर होना चाहिए, यानी अ नहीं होना चाहिए। तो आ है, तो हमको अभिन्न स्वर चाहिए था, यानी अ के अलावा कोई सा भी स्वर। तो ऐसी स्थिति में भी विसर्ग का लोप कर दिया जाएगा। तो इस विसर्ग का लोप हो जाएगा और यहाँ हो जाएगा राम आगच्छति, राम आगच्छति। इसी तरह से कृष्ण है, कृष्ण है एति, कृष्ण है एति। विसर्ग के पहले अ है, विसर्ग के बाद ए है जो कि अ नहीं है, यानी अ के अलावा अगर कोई सा भी स्वर होगा तो हम विसर्ग का लोप करेंगे। तो ये हो जाएगा कृष्ण एति, कृष्ण एति। तो इस तरह से हमने आज
विसर्ग का लोप कहाँ पर होता है, इसके संबंधित उदाहरण देके इससे संबंधित नियमों को समझा। दो प्रकार की परिस्थितियाँ होती हैं जब विसर्ग का लोप होता है, या तो विसर्ग के पहले आ हो और उसके बाद किसी भी प्रकार का स्वर हो, या वर्ग का तीसरा चौथा पांचवा वर्ण हो, या है या वरल में से कोई भी हो, तो विसर्ग का लोप होता है। और दूसरी परिस्थिति थी जिसमें अ के बाद विसर्ग हो और उस विसर्ग के बाद अ नहीं होना चाहिए और अ के अलावा कोई सा भी स्वर होगा तो भी हम विसर्ग का लोप करेंगे। तो इस तरह से हमने ये पढ़ा विसर्ग का लोप कहाँ कहाँ पर होता है।